पुराने समय की बात है। प्रीतनगर का राजा सोनभद्र एक दिन शिकार खेलने जंगल में गया। अचानक मौसम खराब हो जाने के कारण तेज बारिश होने लगी और देखते ही देखते अंधेरा छा गया, जिस कारण राजा रास्ता भटक गया और अपने साथी संगियों से अलग हो गया था। राजा समझ गया कि आज की रात उसे इसी भयानक जंगल में बितानी पड़ेगी, इसलिए आश्रय के लिए वो जगह ढूंढने लगा। चलते चलते अचानक उसे एक तरफ से धुआं आता दिखाई दिए। राजा समझ गया अवश्य यहाँ पे कोई रहता होगा। जब राजा वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर एक झोपड़ी थी। राजा ने द्वार खटखटाया तो एक बूढ़े व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। तब राजा ने कहा, मैं एक मुसाफिर हूँ, मौसम खराब हो जाने के कारण आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ, क्या आप मुझे आश्रय देंगे? इस बात पे बूढ़ा आदमी मुसाफिर समझ के राजा को अपनी झोपड़ी में ले आया। बूढ़े आदमी की एक बेटी भी थी जो बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी। उसने राजा के लिए भोजन पकाया। भोजन वैसे तो साधारण था मगर बहुत ही स्वादिष्ट बना हुआ था। फिर उन बाप बेटी ने राजा की बहुत ही खातिरदारी की और उनके विश्राम के लिए मुलायम बिस्तर लगाया। अपनी अतिथि भाव देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह वो बूढ़े आदमी को धन्यवाद देकर अपने महल लौट आया। महल में आकर भी उसे लकड़हारे की बेटी की याद आ रही थी। राजा ने मन ही मन ये निश्चय किया कि वो लकड़हारे की पुत्री से विवाह करेंगे। वैसे तो राजा का विवाह वहाँ के मंत्री की बेटी से होना तय था, मगर मंत्री की बेटी बहुत ही घमंडी व चालाक थी। राजा पहले भी उसे पसंद नहीं करता था। जब राजा ने मंत्री की बेटी से विवाह ना करने की बात कही तो मंत्री अंदर ही अंदर बहुत क्रोधित हुआ, मगर अपने क्रोध पे नियंत्रण रख के उसने राजा को समझाने का प्रयत्न किया। मगर राजा तो लकड़हारे की पुत्री से ही विवाह करना चाहता था। कुछ दिनों बाद राजा और लकड़हारे की बेटी का विवाह हो गया। राजा और रानी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। समय आने पर रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। कन्या रूपी धन पाकर राजा बहुत ही प्रसन्न थे। फिर एक वर्ष बाद रानी ने एक और पुत्री को जन्म दिया। राजा अपनी पुत्रियों को बहुत ही प्यार करता था, मगर मौका देखकर एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राजपाट चलाने के लिए पुत्र होना बहुत ही आवश्यक है। मेरी मानो तो आप दूसरा विवाह कर लें। परंतु राजा इस बात के लिए हरगिज तैयार नहीं था। जब मंत्री ने देखा उसकी बेटी की शादी होने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं तो उसने सेनापति और कुछ मंत्रियों को धन और सत्ता का लालच देकर उन्हें अपने तरफ शामिल कर लिया और षड्यंत्र रचने लगा। एक दिन उसने राजकुमारी के कक्ष में एक जहरीला सांप छोड़ दिया। सांप के डसने से रानी की मृत्यु हो गई। दोनों राजकुमारियां अभी बहुत ही छोटी थी। राजा उनका बहुत ही ख्याल रखता था। मंत्री ने फिर राजा से कहा कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए, परंतु राजा विवाह के लिए तैयार ना थे। इस तरह जब मंत्री ने देखा कि उनकी दाल किसी तरह से नहीं गलेगी, तब अपने षड्यंत्र पे उन्होंने रसोइये को शामिल कर लिया और फिर राजा को खाने में जहर दिला दिया। राजा की मृत्यु हो गई। राजा की मृत्यु के बाद वो कूर मंत्री वहाँ का राजा बन बैठा। राजा के महल में एक पुरानी दासी थी। वो ये सब कुछ देख रही थी। वो समझ गई कि ये दुष्ट मंत्री एक न एक दिन दोनों राजकुमारियों को भी मौत के घाट उतार देगा। इसलिए रात के अंधेरे में वो दोनों राजकुमारियों को ले जाकर कहीं दूर राज्य में चली गई। दासी राजकुमारियों को लेकर राज्य से बाहर घने जंगल में आ गई थी। वहीं पर
झोपड़ी बनाकर वो राजकुमारियों का लालन पालन करने लगी। समय बीतता गया, दोनों राजकुमारियां अब युवा हो गई थी। एक दिन वो बूढ़ी दासी बहुत ही बीमार पड़ गई। उसने दोनों राजकुमारियों को अपने पास बुलाया और उन्हें सारी बात बताई। ये भी बताया कि वो दोनों साधारण कन्या ना होकर राज्य की राजकुमारियां थीं, मगर मंत्री ने षड्यंत्र करके न सिर्फ उनके माता पिता को मौत के घाट उतार दिया, बल्कि वहाँ का राजा बन बैठा था। दासी की मृत्यु हो जाने के बाद दोनों राजकुमारियां नितांत अकेली हो गई थी। वो अपने माता पिता और बूढ़ी दासी को याद करके बहुत रोती थी। एक बार एक राज्य का राजकुमार जंगल में शिकार खेलने आया था। उसके साथ में उसका मित्र भी था, जो कि मंत्री का बेटा था। राजकुमार ने 2 तीतरों का शिकार किया और फिर अपने मित्र को कहा कि जाओ इन तीतर का मांस पका लाओ। वो युवक तीतर को पकाने के लिए चला गया और राजकुमार वहीं घने पेड़ की छांव में विश्राम करने लगा। जब मंत्री का बेटा तीतर पका रहा था, उसी समय वही बड़ी बहन अपनी झोपड़ी से खड़े होकर आश्चर्य से ये सब देख रही थी। अचानक मंत्री के बेटे की नज़र उस युक्ति पे पड़ी। इतनी खूबसूरत युक्ति देखकर वो देखता ही रह गया और मांस पकाना छोड़कर वहां आकर बातें करने लगा। बातों में वो इतना मशगूल हो गया था कि उसे मांस का ख्याल ही नहीं रहा। तीतर का मांस बुरी तरह से जल गया था। अब वो चिंता में पड़ गया कि जब युवराज को ये पता चलेगा तो वो क्रोधित होगा। इस पर बड़ी बहन बोली, तुम घबराओ नहीं, मैं तीतरों का मांस पकाए देती हूँ। फिर बड़ी बहन ने तीतरों का मांस पकाया और राजा के मित्र को दे दिया। इधर वो छोटी बहन जो नदी पे कपड़े धोने गई थी, जब वो वापस आई तो बड़ी बहन ने उसे सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वो बोली, देखना अब ये युवक सारी बात अपने राजकुमार मित्र को बताएगा। फिर राजकुमार मित्र जब यहाँ आएगा तो वो तुम्हें देखकर शादी का प्रस्ताव रखेगा। तुम राजकुमार के साथ चली जाना, मगर उसे मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना। ये सुन बड़ी बहन बोली, नहीं नहीं, मैं ये हरगिज नहीं करूँगी। तब छोटी बहन बोली, देखो बहन, मैं तुम्हारे पीछे पीछे ही आऊँगी, पर हमारा रिश्ता दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। इसके बाद वो झोपड़ी के पीछे गई। कुछ समय बाद वो एक पोटली को लेकर आई और अपनी बहन को देते हुए बोली, ये देखो, ये छोटे छोटे फूल हैं। जब तुम राजकुमार के साथ जाना तो पूरे रास्ते में ये फूल डालती चली जाना। मैं उनके सहारे सहारे तुम्हारे पास तक पहुंच जाऊंगी। और उसके बाद वो झोपड़ी के पीछे छिप गई। इधर मित्र की बात सुनकर राजकुमार झोपड़ी में आया। वहाँ घने जंगल में जब खूबसूरत युवती को देखा तो देखते ही रह गया। बड़ी बहन ने बताया कि उसके पिता एक लकड़हारा थे। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद वो जंगल में अकेली रहती है। इतना सुनकर राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा। बड़ी बहन जब राजकुमार के साथ जा रही थी तो वो रास्ते में फूल गिराते हुए गई। महल में पहुंच के राजकुमार ने अपने माता पिता को सारी बात बताई और विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। वैसे तो राजकुमार का ब्याह कई वर्ष पहले ही हो चुका था। रानी अपनी माँ के साथ वही महल में रहती थी, मगर अभी तक वो संतान सुख नहीं दे सकी थी। शायद इसीलिए राजकुमार दूसरा विवाह करना चाहता था। बड़ी रानी ने जब विवाह की बात सुनी तो वो समझ गई कि राजकुमार बहुत ही जिद्दी है। एक बार जो बात ठान लेता है वो करके ही मानता है। अंदर से तो वो बहुत क्रोधित हुई, मगर ऊपर से बनावटी खुशी दिखाते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका विवाह होगा, राजमहल में खुशियाँ होंगी, हम दोनों सौतन नहीं बल्कि बहन बन के रहेंगे।
महल में अन्य लोगों ने देखा जब बड़ी रानी ही इस विवाह के लिए राजी हैं तो फिर विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं था। महल में विवाह की तैयारियां होने लगी। इधर फूल चुनते चुनते छोटी बहन राज्य तक आ गई थी। उसने देखा राज्य में उत्सव सा माहौल है। तभी उसे एक घर के बाहर बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अम्मा क्या बात है, यहाँ इतना उत्सव सा माहौल क्यों है? तब वो बूढ़ी अम्मा ने बताया, हमारे राज्य के राजा विवाह करने वाले हैं। छोटी बहन ये सब सुन के मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। फिर वो बूढ़ी माँ से बोली, अम्मा मैं गांव से आई हूँ, मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। अब जीवन यापन के लिए मुझे काम धंधे की आवश्यकता है। क्या आप मुझे कोई काम दिलवा सकती हो? बूढ़ी अम्मा पहले महल में दासी थी, इसलिए वो बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आजकल तो राज्य में बहुत सारा काम है। वो औरत अकेले ही उस घर में रहती थी। बूढ़ी औरत की एक बेटी भी थी जिसकी कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी। छोटी राजकुमारी को देखकर उसे अपनी बेटी का बार बार ख्याल आ रहा था। उसे उसमें अपनी बेटी की छवि नजर आ रही थी, इसीलिए उसने उसे अपने घर पे रहने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद बूढ़ी दासी उसको लेके महल में गई और फिर बड़ी रानी से बोली, महारानी जी ये मेरी भांजी है, आज ही गांव से आई हैं, बेचारी अनाथ है, आप इसे अपनी दासी बना के रख लीजिए तो बड़ी ही कृपा होगी। बड़ी रानी दासी को पहले से पहचानती थी, इसलिए उसने बिना किसी संशय को छोटी बहन को दासी के रूप में रख लिया। बड़ी रानी ने छोटी बहन से कहा, देखो तुम अपने घर से इतनी दूर आई हो, तुम्हें अपनी गरीबी मिटानी है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। अगर तुम मेरा काम करोगी तो मैं तुम्हें खूब सारा धन दूंगी। छोटी बहन बहुत ही समझदार थी, इसलिए उसने कहा, हाँ हाँ रानी जी मैं आपकी हर बात मानूंगी। इस पर वो बोली, अभी मैं रानी बनी नहीं हूँ, राजकुमार के राजा बनते ही मैं रानी बन जाऊंगी। उसके बाद वो छोटी बहन को लेकर महल के अंदर आई। बड़ी बहन ने जब अपनी छोटी बहन को देखा तो वो बहुत खुश हो गई। इसके बाद छोटी बहन वहाँ दासी बनकर काम करने लगी। विवाह के कुछ समय बाद ही छोटी रानी गर्भवती हुई। राजा ने सुना तो बड़े ही प्रसन्न हुए। बड़ी रानी को जब ये पता चला तो अंदर ही अंदर जल गई थी, मगर ऊपर ही ऊपर वो बनावटी स्नेह लुटाती रही। इधर दासी बनी छोटी बहन बड़ी रानी की बातों से समझ गई थी कि ये उसकी बड़ी बहन को पसंद नहीं करती है। हो ना हो वो उसके खिलाफ अवश्य कोई षड्यंत्र रचेगी। इसीलिए उसने एक दिन अपनी बहन से कहा, चलो इस महल को छोड़कर हमें कहीं दूर चलना चाहिए। ये सुनकर बड़ी बहन आश्चर्य से बोली, अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? यहाँ तो सब कितने अच्छे हैं, सब मेरा बहुत ही ख्याल रखते हैं। मेरी मानो तो तुम्हें भी अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। पर छोटी बहन जानती थी कि अब अगर वो ये कहेंगी तो कोई भी सच्चाई नहीं मानेगा, सब यही समझेगा कि ये लोग झूठ बोल रही हैं और दोनों बहनों को षड्यंत्र भरी नज़र से ही देखेंगे। इधर बच्चे का जन्म का जब समय आया तो बड़ी रानी ने दाई और छोटी बहन को बुलाकर कहा, देखो तुम दोनों मेरी बहुत ही वफादार हो, तुम्हें मेरा एक काम बहुत ही होशियारी से करना होगा। जब रानी बच्चे को जन्म देगी तो तुम्हें उसे ले जाकर मार देना है और साथ ही बिल्ली के बच्चे को लाकर यहाँ पे रखना है। रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया था, मगर दाई ने बहुत ही होशियारी से वो बच्चा चुराकर छोटी बहन को दे दिया और बदले में बिल्ली के बच्चे को वहाँ पर रख दिया था। छोटी बहन बच्चों को ले आकर अपने घर आ गई और फिर बूढ़ी अम्मा से बोली, अम्मा ये बच्चा मेरी बहन का है, मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकती हूँ, मेरे आने तक
तुम इसे बकरी का दूध पिलाकर पालना। वो बहुत जल्दी में थी, इसीलिए बूढ़ी अम्मा ने उससे कोई सवाल नहीं किया। बच्चे को देखकर जब वो वापस महल में आई तो महल में कोहराम मचा था। सभी इस बात से अचंभित थे कि रानी ने एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजकुमार का राज तिलक कर दिया गया। वो राजा की गद्दी पे बैठा। अब तो बड़ी रानी महारानी पद पे बैठ गई थी, मगर फिर भी वो दुखी रहती थी। उन्हें इस बात का दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है, इसीलिए राजा अपनी छोटी रानी को अधिक प्यार करता है। समय बीतने के साथ छोटी रानी फिर से गर्भवती हुई। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो बड़ी रानी ने फिर से दासी और छोटी बहन को बुलाया और कहा, तुम दोनों मेरी वफादार नौकरानी हो। एक बार फिर से तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। इस बार रानी जब बच्चे को जन्म दे तो तुम्हें उसे ले जाकर मार देना होगा और बदले में कुत्ते के बच्चे को वहाँ पर रख देना होगा। ये सब देखकर छोटी बहन बहुत ही संशय में थी। उसने एक बार फिर बड़ी बहन से कहा, मेरी मानो तो राजमहल छोड़कर हम कहीं दूर चलते हैं। इतना सुनकर बड़ी बहन क्रोधित हुई और बोली, मैं रानी बन गई हूँ, इसीलिए तो तुम जलती हो। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम अपना सच बता दो। अब मुझसे ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं। छोटी बहन ने जब ये बातें सुनी तो वो बहुत दुखी हुई। वो रानी से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि बड़ी रानी अंदर ही अंदर कितना भी द्वेष रखती हो, मगर ऊपर से तो वो पूर्ण स्नेह लुटाती थी। सही समय पर रानी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी दाई ने उस बच्चे को चुरा लिया और बदले में कुत्ते के बच्चे को लिटा दिया। एक बार फिर से छोटी बहन दूसरे बच्चे को भी अपने साथ ले आई थी। बच्चा अपने घर छिपाने के बाद जब वो महल में पहुंची तो महल में उसी तरह कोहराम मचा था। बड़ी रानी और राजा बहुत क्रोधित हो रहे थे। बड़ी रानी यहाँ तक कह रही थी, मुझे तो ये औरत लगती ही नहीं है। भला इंसान कुत्ते बिल्ली के बच्चे को जन्म देते हैं, अगली बार पता नहीं ये क्या पैदा करेगी। मेरी मानो तो इसे कारागृह में डलवा दो। ऐसा ही रहा तो हमारे राजवंश पे कलंक लगेगा। राजा भी अब इन बातों से ऊब गया था। उसने रानी को कारागृह में डलवा दिया। बड़ी बहन के कैद खाने में जाने से छोटी बहन बहुत व्यथित थी। अब उसका मन महल में नहीं लगता था, इसलिए उसने एक दिन बड़ी रानी से कहा, मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए अब मैं ये नौकरी नहीं करूँगी। राजा के यहाँ दासियों की कोई कमी तो थी नहीं। छोटी बहन ने महल से नौकरी छोड़ दी थी और वो दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से दूर जंगल में आकर रहने लगी थी। इस घटना के कई वर्ष बीत चुके थे। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए वो एक नदी के पास पहुंचा। जब वो पानी पीने नदी के पास आया तो उसने देखा नदी के पास दो छोटे छोटे बच्चे काठ के घोड़े से खेल रहे हैं और साथ में वो गाना भी गा रहे हैं। काठ का घोड़ा लोहे की लगाम, चल पानी दे मेरे गुलाम। दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। देखने में वो किसी राज्य के राजकुमार से कम नहीं थे। राजा उनकी बातें सुनकर मोहित हो उठा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, लोहे की लगाम भी क्या होती है और काठ का घोड़ा क्या पानी ला पाएगा? तब दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे, हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एक दिन ये जरूर होगा। जब रानी कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं ला सकता है। बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुन के राजा को बहुत ही हैरानी हुई। उसने पूछा, तुम्हें ये बातें किसने बताई है? बच्चों ने कहा, मेरी मौसी हैं, उन्होंने ही मुझे ये सारी बातें बताई हैं। आश्चर्यचकित राजा ने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो।
बच्चे राजा को लेकर झोपड़ी के पास आए। राजा उसे देखते ही तुरंत पहचान गया कि ये तो वही झोपड़ी है जहाँ उन्हें अपनी छोटी रानी मिली थी। राजा के पूछने पर छोटी बहन ने उसे सारी बात बताई और कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि राजमहलों में अक्सर ये होता है। मुझे अंदेशा था कि यही सब होगा। अगर महल में सब कुछ सही चल रहा होता तो मैं सारी बातें तभी बता देती, पर जब मैं वहाँ गई तो मैंने महल में देखा कि वहाँ तो साजिशें रची जा रही हैं। बड़ी रानी ये नहीं जानती थी कि वो जिसे साजिश में शामिल कर रही हैं वो उसकी सगी बहन ही है। उसने मुझे इस काम में लगाया था। राजकुमारों को बदलकर कुत्ते और बिल्ली के बच्चे रखवाए थे। वास्तव में ये दोनों बच्चे आपके ही पुत्र हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता था कि महल में ये साजिश होगी? तब छोटी बहन बोली, सच बात तो ये है कि हम कोई साधारण कन्या नहीं हैं, हम राजकुमारियां थी। हमारे पिता एक राज्य के राजा थे। उन्हें मेरी माँ, जो कि एक लकड़हारे की पुत्री थी, उनसे प्रेम हो गया था और उन्होंने विवाह कर लिया था। ये बात मंत्री को पसंद नहीं आई थी और इसके लिए मेरे माता पिता को एक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। सारी बात जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अपने दोनों बच्चों को पाकर उन्होंने गले से लगा लिया और फिर क्रोधित होते हुए बोले, मैं उस बड़ी रानी को नहीं छोड़ूंगा। तब छोटी बहन बोली, महाराज, सबसे पहले तो छोटी रानी को कारागृह से निकलवाइए, साथ ही बड़ी रानी को सजा देने का अधिकार भी छोटी रानी को दीजिए, क्योंकि असली गुनहगार तो वो उन्हीं की हैं। छोटी बहन जानती थी कि उसकी बहन बहुत ही दयालु है, वो बड़ी रानी को अवश्य माफ कर देगी। फिर राजा सबको लेकर वापस महल में आ गया। महल में आते ही उसने सबसे पहले बड़ी रानी के पैरों में बेड़ियाँ डाली। उसके बाद वो छोटी रानी के पास गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा ही बर्ताव किया है। साथ ही राजा ने कहा, तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने अपराधनी बड़ी रानी को दंड दो, क्योंकि वही तुम्हारी गुनाहगार है। बड़ी रानी भय से थरथर काँप रही थी। छोटी रानी ने बड़ी रानी को माफ़ करते हुए कहा, नहीं, इनका इसमें कोई दोष नहीं है। मेरे ही भाग्य में ये सब लिखा था। मेरे जीवन का जो समय बीत गया है, दंड देने से ये वापस तो नहीं आएगा। ये देख बड़ी रानी ने छोटी रानी के पैर पकड़ लिए और कहा, आप वाकई महान हैं। फिर राजा रानी और राजकुमार बड़े ही प्रेम से रहने लगे। राज्य में एक बार फिर से उत्सव का माहौल आ गया था। इधर राजा ने देखा कि छोटी बहन मन ही मन मंत्री के बेटे को पसंद करती थी, इसीलिए उन्होंने दोनों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ दिनों बाद छोटी बहन का ब्याह मंत्री के बेटे से हो गया। इस प्रकार दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगीं। वो बहुत जल्दी में थी, इसीलिए बूढ़ी अम्मा ने उससे कोई सवाल नहीं किया। बच्चे को देखकर जब वो वापस महल में आई तो महल में कोहराम मचा था। सभी इस बात से अचंभित थे कि रानी ने एक बिल्ली के बच्चे को जन्म दिया है। कुछ समय बाद राजकुमार का राज तिलक कर दिया गया। वो राजा की गद्दी पे बैठा। अब तो बड़ी रानी महारानी पद पे बैठ गई थी, मगर फिर भी वो दुखी रहती थी। उन्हें इस बात का दुख था कि उनके कोई संतान नहीं है, इसीलिए राजा अपनी छोटी रानी को अधिक प्यार करता है। समय बीतने के साथ छोटी रानी फिर से गर्भवती हुई। जब बच्चे के जन्म का समय आया तो बड़ी रानी ने फिर से दासी और छोटी बहन को बुलाया और कहा, तुम दोनों मेरी वफादार नौकरानी हो। एक बार फिर से तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। इस बार रानी जब बच्चे को जन्म दे तो तुम्हें उसे ले जाकर मार देना होगा
और बदले में कुत्ते के बच्चे को वहाँ पर रख देना होगा। ये सब देखकर छोटी बहन बहुत ही संशय में थी। उसने एक बार फिर बड़ी बहन से कहा, मेरी मानो तो राजमहल छोड़कर हम कहीं दूर चलते हैं। इतना सुनकर बड़ी बहन क्रोधित हुई और बोली, मैं रानी बन गई हूँ, इसीलिए तो तुम जलती हो। मैंने तो पहले ही कहा था, तुम अपना सच बता दो। अब मुझसे ईर्ष्या करने का कोई फायदा नहीं। छोटी बहन ने जब ये बातें सुनी तो वो बहुत दुखी हुई। वो रानी से कुछ कह भी तो नहीं सकती थी, क्योंकि बड़ी रानी अंदर ही अंदर कितना भी द्वेष रखती हो, मगर ऊपर से तो वो पूर्ण स्नेह लुटाती थी। सही समय पर रानी ने फिर से एक पुत्र को जन्म दिया। इस बार भी दाई ने उस बच्चे को चुरा लिया और बदले में कुत्ते के बच्चे को लिटा दिया। एक बार फिर से छोटी बहन दूसरे बच्चे को भी अपने साथ ले आई थी। बच्चा अपने घर छिपाने के बाद जब वो महल में पहुंची तो महल में उसी तरह कोहराम मचा था। बड़ी रानी और राजा बहुत क्रोधित हो रहे थे। बड़ी रानी यहाँ तक कह रही थी, मुझे तो ये औरत लगती ही नहीं है। भला इंसान कुत्ते बिल्ली के बच्चे को जन्म देते हैं, अगली बार पता नहीं ये क्या पैदा करेगी। मेरी मानो तो इसे कारागृह में डलवा दो। ऐसा ही रहा तो हमारे राजवंश पे कलंक लगेगा। राजा भी अब इन बातों से ऊब गया था। उसने रानी को कारागृह में डलवा दिया। बड़ी बहन के कैद खाने में जाने से छोटी बहन बहुत व्यथित थी। अब उसका मन महल में नहीं लगता था, इसलिए उसने एक दिन बड़ी रानी से कहा, मेरा विवाह होने वाला है, इसलिए अब मैं ये नौकरी नहीं करूँगी। राजा के यहाँ दासियों की कोई कमी तो थी नहीं। छोटी बहन ने महल से नौकरी छोड़ दी थी और वो दोनों बच्चों को लेकर वहाँ से दूर जंगल में आकर रहने लगी थी। इस घटना के कई वर्ष बीत चुके थे। एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आया। उसे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए वो एक नदी के पास पहुंचा। जब वो पानी पीने नदी के पास आया तो उसने देखा नदी के पास दो छोटे छोटे बच्चे काठ के घोड़े से खेल रहे हैं और साथ में वो गाना भी गा रहे हैं। काठ का घोड़ा लोहे की लगाम, चल पानी दे मेरे गुलाम। दोनों बच्चे बहुत ही खूबसूरत थे। देखने में वो किसी राज्य के राजकुमार से कम नहीं थे। राजा उनकी बातें सुनकर मोहित हो उठा और मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, लोहे की लगाम भी क्या होती है और काठ का घोड़ा क्या पानी ला पाएगा? तब दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे, हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता। एक दिन ये जरूर होगा। जब रानी कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं ला सकता है। बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुन के राजा को बहुत ही हैरानी हुई। उसने पूछा, तुम्हें ये बातें किसने बताई है? बच्चों ने कहा, मेरी मौसी है, उन्होंने ही मुझे ये सारी बातें बताई हैं। आश्चर्यचकित राजा ने कहा, ठीक है, तुम मुझे अपनी मौसी के पास ले चलो। बच्चे राजा को लेकर झोपड़ी के पास आए। राजा उसे देखते ही तुरंत पहचान गया कि ये तो वही झोपड़ी है जहां उन्हें अपनी छोटी रानी मिली थी। राजा के पूछने पर छोटी बहन ने उसे सारी बात बताई और कहा, मुझे तो पहले ही पता था कि राजमहलों में अक्सर ये होता है। मुझे अंदेशा था कि यही सब होगा। अगर महल में सब कुछ सही चल रहा होता तो मैं सारी बातें तभी बता देती, पर जब मैं वहाँ गई तो मैंने महल में देखा कि वहाँ तो साजिशें रची जा रही हैं। बड़ी रानी ये नहीं जानती थी कि वो जिसे साजिश में शामिल कर रही है वो उसकी सगी बहन ही है। उसने मुझे इस काम में लगाया था। राजकुमारों को बदलकर कुत्ते और बिल्ली के बच्चे रखवाए थे। वास्तव में ये दोनों बच्चे आपके ही पुत्र हैं। राजा ने पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता था कि महल में ये साजिश होगी? तब छोटी बहन बोली, सच बात तो ये है कि हम कोई साधारण कन्या नहीं हैं, हम राजकुमारियां थी। हमारे पिता
एक राज्य के राजा थे। उन्हें मेरी माँ, जो कि एक लकड़हारे की पुत्री थी, उनसे प्रेम हो गया था और उन्होंने विवाह कर लिया था। ये बात मंत्री को पसंद नहीं आई थी और इसके लिए मेरे माता पिता को एक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। सारी बात जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। अपने दोनों बच्चों को पाकर उन्होंने गले से लगा लिया और फिर क्रोधित होते हुए बोले, मैं उस बड़ी रानी को नहीं छोड़ूंगा। तब छोटी बहन बोली, महाराज, सबसे पहले तो छोटी रानी को कारागृह से निकलवाइए, साथ ही बड़ी रानी को सजा देने का अधिकार भी छोटी रानी को दीजिए, क्योंकि असली गुनहगार तो वो उन्हीं की हैं। छोटी बहन जानती थी कि उसकी बहन बहुत ही दयालु है, वो बड़ी रानी को अवश्य माफ कर देगी। फिर राजा सबको लेकर वापस महल में आ गया। महल में आते ही उसने सबसे पहले बड़ी रानी के पैरों में बेड़ियां डाली। उसके बाद वो छोटी रानी के पास गया और माफ़ी मांगते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा बुरा ही बर्ताव किया है। साथ ही राजा ने कहा, तुम्हें पूरा हक है कि तुम अपने अपराधनी बड़ी रानी को दंड दो, क्योंकि वही तुम्हारी गुनहगार है। बड़ी रानी भय से थरथर काँप रही थी। छोटी रानी ने बड़ी रानी को माफ़ करते हुए कहा, नहीं, इनका इसमें कोई दोष नहीं है, मेरे ही भाग्य में ये सब लिखा था। मेरे जीवन का जो समय बीत गया है, दंड देने से ये वापस तो नहीं आएगा। ये देख बड़ी रानी ने छोटी रानी के पैर पकड़ लिए और कहा, आप वाकई महान हैं। फिर राजा रानी और राजकुमार बड़े ही प्रेम से रहने लगे। राज्य में एक बार फिर से उत्सव का माहौल आ गया था। इधर राजा ने देखा कि छोटी बहन मन ही मन मंत्री के बेटे को पसंद करती थी, इसीलिए उन्होंने दोनों के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। कुछ दिनों बाद छोटी बहन का ब्याह मंत्री के बेटे से हो गया। इस प्रकार दोनों बहनें सुखपूर्वक रहने लगीं।